मूवी की शुरुआत होती है तो हम वेरोनिका नाम के एक काफी ब्यूटीफुल लड़की को देखते हैं जो अपने फ्रेंड के साथ उसके ब्रदर को लेने जाती है क्योंकि काफी टाइम बाद वो टाउन में वापस आया था। वेरोनिका जब मार्को को देखती है तो उसे उससे प्यार हो जाता है। वो अपने और मार्को की शादी के सपने देखने लगती है और जब वो घर पर होती है तो वो अपनी मदर से भी शादी की बात करती है कि शादी कैसे होती है। उसकी मदर का कहना था कि शादी में ये चीज मायने रखती है कि कौन कितनी चीज देता है और कितनी महंगी देता है, यानी यहाँ वो दहेज की बात कर रही थी। वेरोनिका बोलती है क्या इसके लिए प्यार कोई भी मायने नहीं रखता, तो उसकी मदर उसे समझाती है कि ये एक ऐसा दौर है जहाँ सिर्फ दहेज देखा जाता है। इसके अलावा जवान हो या बूढ़ा, काला हो या गोरा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस रिच होना पड़ता है। ये सब सुनकर वेरोनिका को अच्छा नहीं लगता और फिर वो रात को मार्को के लिए पोएट्री करने लगती है। इसी बीच मार्को भी उससे मिलने पहुंच जाता है जहां वो वेरोनिका को एक बुक गिफ्ट करके उसे एक पोएट्री भी सुनाता है। मार्को समझता है वेरोनिका काफी यंग है इसलिए उनके बीच कुछ नहीं हो सकता था, पर वेरोनिका को पहले ही उससे प्यार हो चुका था, इसलिए कुछ देर बाद ही मार्को भी खुद को रोक नहीं पाता और ये दोनों किस कर लेते हैं। इसके बाद ये काफी टाइम एक साथ बिताते हैं। तो एक दिन मार्को की सिस्टर की शादी थी तो वेरोनिका भी वहाँ गई होती है और वो देखती है कि मार्को की बहन की शादी एक बूढ़े आदमी के साथ हो रही थी। ये सब उसे अच्छा नहीं लगता तो वो मार्को से बात करती है। मार्को बोलता है वो आदमी काफी अच्छी पोस्ट पर है इसलिए ये सब चल जाता है। इसके बाद वेरोनिका और मार्को को पार्टी में साथ देखकर मार्को के डैड समझ जाते हैं वो दोनों प्यार में हैं। तो वो मार्को को वार्न करते हैं कि वो कभी भी उस लड़की के साथ शादी नहीं कर सकता क्योंकि वो एक पुअर फैमिली से आती है। ये सब सुनकर मार्को को अच्छा तो नहीं लगता, पर इसके अलावा उसके पास कोई और रास्ता भी नहीं था। वहीं जब मार्को वेरोनिका के साथ होता है तो वो उसे बता देता है कि कभी भी उनकी शादी नहीं हो सकती, वो अपनी फैमिली के खिलाफ नहीं जा सकता। ये सब सुनकर वेरोनिका को अच्छा नहीं लगता तो वो रात को खूब रोती है, पर इसी बीच उसकी मदर उसके पास आती है। उसे सब पता था इसलिए वो बोलती है उसे प्यार व्यार का चक्कर छोड़कर अपनी फैमिली की फाइनेंशियल तरीके से हेल्प करनी चाहिए। वेरोनिका की मदर उसे प्रोस्टिट्यूट बनने को बोलती है। वेरोनिका को ये सब अच्छा नहीं लगता लेकिन उसे अपनी फैमिली के लिए करना ही पड़ता है। इसके बाद उसकी मदर उसे ट्रेनिंग देती है कैसे लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना है, वो हर चीज उसे सिखाती है। और फिर कुछ दिन बाद हम देखते हैं वेरोनिका एक अमीर आदमी के साथ एक पार्टी में जाती है जहां मार्को भी आया हुआ था। मार्को को काफी बुरा लगता है, वो एक प्रोस्टिट्यूट बन चुकी है। वो जब वेरोनिका से बात करता है तो वो बोलती है वो अब फ्री है, वो किसी के साथ भी एंजॉय कर सकती है। इसके बाद वेरोनिका अपनी अट्रैक्टिव ब्यूटी से कई सारे क्लाइंट्स बना लेती है। और फिर कुछ दिन बाद मार्को की भी एक बहुत ही रिच लड़की के साथ शादी हो जाती है जिसकी वजह से उसे एक प्रमोशन भी मिला। इसके बाद हम वेरोनिका को एक पार्टी में देखते हैं जहां वो पोएट्री करती है। वहीं मार्को का फ्रेंड भी था जो उसे बोलता है वो कई सारे क्लाइंट्स के साथ इंटीमेट होती है, क्यों न उसके साथ भी इंटीमेट हो जाए। ये सुनकर वेरोनिका मार्को के फ्रेंड को मना करती है तो कुछ देर बाद ये तलवार से अपना परफॉर्मेंस दिखाने लगते हैं, पर तभी ये सब एक फाइट में बदल जाता है। मार्को का फ्रेंड वेरोनिका को मारने ही वाला था, पर तभी मार्को जाकर उसे बचा लेता है। फिर रात को मार्को वेरोनिका से मिलने जाता है तो ये लोग वहाँ इंटीमेट हो जाते हैं। मार्को उसे बोलता है वो प्रोस्टिट्यूट का काम छोड़ दे, वो उसे किसी के साथ शेयर करना नहीं चाहता। पर वेरोनिका यहाँ बोलती है अगर वो उसे इतना ही प्यार करता तो वो आज उसकी वाइफ होती। वहीं कुछ दिन बाद मार्को को पता चलता है एक सुल्तान ने वेनिस पर अटैक कर दिया है, पर इनके पास उनसे लड़ने के लिए पर्याप्त शिप नहीं थे, तो ये अब पेरिस से इम्पेरर की हेल्प लेने को सोचते हैं। और जब कुछ दिन बाद इम्पेरर वेनिस आता है तो उसे पता चलता है वहाँ की प्रोस्टिट्यूट काफी ब्यूटीफुल है। वो सभी प्रोस्टिट्यूट को देखता है तो उसे उनमें से वेरोनिका पसंद आती है जिसके साथ वो इंटीमेट होता है। पर इस सब से मार्को को अच्छा नहीं लगता तो वेरोनिका बोलती है ये उसकी ड्यूटी थी, जिस तरह से वो अपनी वाइफ के साथ सोकर अपनी ड्यूटी निभाता है वैसे उसने भी निभाई है। इसके बाद मार्को वॉर के लिए चला जाता है। वहीं कुछ दिन बाद वेरोनिका जिन क्लाइंट्स के साथ इंटीमेट होती थी उन सब की वाइफ वेरोनिका को बुलाती हैं ताकि वो उससे पूछ सके वो उनके हस्बैंड को कैसे सेटिस्फाइड करती है। वेरोनिका इनके पास पहुंचकर सब समझा देती है। और फिर हम देखते हैं कुछ टाइम बाद पूरे शहर में प्लेग की बीमारी फैल जाती है जिससे हजारों लोग मारे जाते हैं। अब चर्च के लोग सोचते हैं ये सब शहर की प्रोस्टिट्यूट की वजह से हो रहा है, गॉड उनकी वजह से उनसे नाराज है। यही सोचकर वो लोग शहर के सभी प्रोस्टिट्यूट को अरेस्ट कर लेते हैं। वहीं जब मार्को भी वॉर से लौट आता है वो देखता है वेरोनिका अब भी सेफ थी, पर प्लेग की वजह से उसकी मदर की डेथ हो चुकी थी। मार्को उसके साथ कुछ टाइम स्पेंड करता है तो चर्च के लोग अब वेरोनिका को भी अरेस्ट कर लेते हैं। वो वेरोनिका पर केस चलाते हैं कि उसने लोगों को अपने वश में कर रखा था, अगर वो अपना पाप कबूल करती है तो कोर्ट उसे छोड़ सकती है। पर यहाँ वेरोनिका इस सब से मना करती है तो मार्को उसे समझाता है जैसा कोर्ट बोल रही है वो सब उसे मान लेना चाहिए।
पर वेरोनिका का कहना था अगर उसने ऐसा किया तो उसकी आत्मा उसके अंदर से निकल जाएगी, वो खुद को भी फेस नहीं कर पाएगी। और फिर अगले दिन कोर्ट में वेरोनिका बोलती है वो अपनी मदर की वजह से प्रोस्टिट्यूट बनी है, बाद में उसे ये सब करके मजा आने लगा और खुद को उसने काफी फ्री महसूस किया, लेकिन उसने किसी को वश में नहीं किया। जिस किसी को भी वो अच्छी लगी वो उसका क्लाइंट बन गया। अब ये सब सुनकर कोर्ट वेरोनिका को सजा सुनाने वाला था, पर तभी मार्को उठकर बोलता है वो भी उसका दोषी है, उसने भी उससे प्यार किया, उसका साथ दिया है और जो भी उसके क्लाइंट्स हैं वो भी उसे किसी न किसी वजह से प्यार करते हैं। अब वेरोनिका के बाकी क्लाइंट्स भी उसे बचाने के लिए खड़े हो जाते हैं। उन क्लाइंट्स में चर्च का एक आदमी भी था। मार्को उसका नाम लेता उससे पहले ही वो बोलता है ये इतना बड़ा क्राइम नहीं है। इसके बाद हम देखते हैं कोर्ट वेरोनिका को छोड़ देती है, तो मार्को और वेरोनिका एक दूसरे के गले लग जाते हैं। इस तरह इनके प्यार के कंटिन्यू रहने के साथ ही इस मूवी का एंड हो जाता है।